हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी लर्निंग। इस वीडियो में हम BHDLA 137 की बुक जिसका नाम है हिंदी भाषा संप्रेषण कौशल, इसके सेकंड यूनिट के फर्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर डिस्कशन करेंगे, जिसमें हम जानेंगे कि उच्चरित भाषा लिखित भाषा की क्या प्रकृति होती है, उच्चरित और लिखित भाषा के भेदों के बारे में हम जानेंगे और उच्चरित और लिखित भाषा की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। इन सभी टॉपिक पर हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहती हूँ, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करके जरूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप यहाँ पे मैंने बुक में ही नोट्स बनाए हुए हैं, आप उस पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बुक्स में मैंने हेडिंग वाइज नोट्स बनाए हुए हैं प्लस क्वेश्चन। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है, पहले पहले हम ये जानेंगे कि भाषा क्या होती है और संप्रेषण किस प्रकार किया जाता है। तो सभी को पता है, जो मनुष्य होते हैं वो एक सामाजिक प्राणी होते हैं, समाज में रहते हैं। समाज के साथ साथ समाज उनका क्या होता है, उनका परिवार हो गया, उनके परिवेश हो गया, जो बाहर के लोग होते हैं समाज के लोग वो हो गए, जहाँ पर वो काम करने जा रहे हैं वो हो गए, स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया। तो ये सारी जगहें जो होती हैं हमारा समाज होता है, जहाँ पर हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं और इसी आदान प्रदान को संप्रेषण कहते हैं। तो सामाजिक बनने के लिए जो है सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज होती है भाषा। जब हमारे पास भाषा होती है तो हम समाजीकरण कर पाते हैं। समाजीकरण मतलब अपने आसपास के लोगों के साथ बातचीत कर पाते हैं, विचारों का आदान प्रदान कर पाते हैं, हमारे इमोशंस हमारे आसपास के लोग समझ पाते हैं। तो ये सारी चीजें जो होती है समाजीकरण होती हैं। और समाजीकरण हम कब कर पाते हैं, जब हमारे पास भाषा होती है। भाषा जो होती है सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है। तो जब हम बोलकर या फिर लिखकर अपनी भावनाओं को दूसरों तक पहुंचाते हैं, वो हमारा आदान प्रदान हो जाता है, समाजीकरण हो जाता है और उसी को हम संप्रेषण कहते हैं। मानव समाज में संप्रेषण एक अनिवार्य इकाई है। मतलब कि अगर संप्रेषण नहीं होगा तो कोई भी व्यक्ति नहीं रह सकता, बिना संप्रेषण के कोई व्यक्ति नहीं रह सकता। कोई व्यक्ति चाहे कितना भी कम बोलने वाला हो, वो अपने परिवार के लोगों से, अपने आसपास के लोगों से थोड़ा बहुत तो बोलता ही है। तो ऐसा नहीं है कि इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो बिल्कुल नहीं बात करता। चाहे व्यक्ति बोल भी ना पाता हो, चाहे वो गूंगा ही क्यों ना हो, लेकिन फिर भी वो अपनी बातों को समझा पाता है। चाहे वो किसी भी तरीके से चल रहा है, लिख कर समझाए या फिर अपनी बॉडी लैंग्वेज के द्वारा समझाए, लेकिन उसका भी संप्रेषण होता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम जानेंगे कि जो लिखित जो संप्रेषण होते हैं वो दो तरह के होते हैं। भाषा जो होती है वो एक दूसरे को करीब लाती है, लोगों को एक दूसरे के करीब लाती है। और भाषा दो तरह की होती है। पहली तो भाषा होती है उच्चरित भाषा, जिसे हम मौखिक रूप कहते हैं, मौखिक भाषा भी कहते हैं। दूसरी होती है लिखित भाषा। तो भाषा के दो रूप होते हैं। अब हम देखेंगे उच्चरित भाषा के बारे में कि उच्चरित भाषा की क्या प्रकृति होती है। तो उच्चरित भाषा की प्रकृति के बारे में जान लेते हैं। भाषा मानव समुदाय के सदस्यों को एक दूसरे के निकट लाने का सबसे महत्वपूर्ण साधन है। हम अपनी बात किसी दूसरे तक पहुंचाने के लिए भाषा का ही प्रयोग करते हैं। ये काम हम दो तरीकों से करते हैं, एक तो बोलकर, दूसरा लिखकर। अपनी बातें हम उच्चरित भाषा के माध्यम से पहुंचाते हैं। उच्चरित रूप के माध्यम से संप्रेषण के लिए जरूरी है कि सुनने वाला यानी कि श्रोता हमारे सामने हो। समाज में ये एक सच्चाई है कि उच्चरित भाषा का अस्तित्व समाज के लिए अनिवार्य है। तो उच्चरित भाषा जो है वो समाज के लिए अनिवार्य है। और उच्चरित भाषा के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण या फिर जरूरी संप्रेषण जो हम उच्चरित भाषा में संप्रेषण कर पाते हैं, उसके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है जो सुनने वाला श्रोता हो, वो हमारे सामने ही हो, ताकि वो हमारे जो सवाल या फिर जो भी बात हम कर रहे हैं उसका एकदम से जवाब दे सके। भाषा के उच्चरित रूप को वह अपने परिवार, परिवेश और समाज में अर्जित करता है। तो कोई भी व्यक्ति होता है उच्चरित भाषा को अपने परिवार से, अपने आसपास के लोगों से, अपने परिवेश से सीखता है। अब उच्चरित भाषा की प्रकृति के बारे में हम डिस्कस करते हैं। उच्चरित भाषा की प्रकृति उच्चरित भाषा की प्रकृति और है कि उसके विविध रूप भाषा समाज में प्रचलित होते हैं। यदि आप ध्यान दें तो आप देख सकते हैं हिंदी भाषा के उच्चरित रूप में कितनी ही विविधताएं हैं। हिंदी भाषा एक बहुत ही बड़ा क्षेत्र बोलियों यानी कि डायलेक्ट का है। हिंदी भाषा हिंदी की बोलियों में ब्रज, अवधी, मैथिली, मगही आदि का नाम ले सकते हैं। तो इसके जो है काफी सारे रूप देखने को मिलते हैं उच्चरित भाषा के। और इसका तात्पर्य ये है कि बोलियों का प्रभाव उच्चारण करते समय हिंदी पर भी पड़ता है। तो अगर हम ब्रज भाषा देखें, अवधी देखें, मैथिली देखें, मगही, सारी भाषाएं जो है हिंदी से ही मेल खाती हैं, हिंदी की ही बोलियां, लेकिन इनके जो शब्द हैं उनका उच्चारण कुछ अलग तरीके से किया जाता है, जिसका प्रभाव जो है वो हिंदी पर पड़ता है।
आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इसी तरह हिंदी का उच्चरित रूप भारतीय भाषाओं के मिश्रण से भी निर्मित होता हुआ दिखाई देता है। तो उच्चरित भाषा जो है, हिंदी की उच्चरित भाषा, वो जो है भारत की बहुत सारी भाषाओं से मिलकर बना है। तो एक तरीके से हम इसे मिश्रण कह सकते हैं, भारतीय भाषाओं का मिश्रण है। आपने बम्बई हिंदी, कलकतिया हिंदी, हैदराबादी हिंदी आदि भाषा रूपों का नाम सुना होगा। तो ये सारी जो भाषाएं हैं, सब में अलग अलग रूप देखने को मिलते हैं हमें हिंदी के। उच्चरित भाषा को परंपरागत रूप में एक और नाम भी दिया गया है, वाक। वाक का मतलब होता है कहना, कुछ भी चीज कहना या फिर बोलना। अपनी बात कहने के लिए मनुष्य के पास उच्चरित भाषा होती है। इसीलिए अनेक विद्वान ये भी मानते हैं कि मनुष्य का जन्म ही बोलने के लिए हुआ है। तो ये आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है हमारा लिखित भाषा। अब उच्चरित भाषा की थोड़ी बहुत प्रकृति मैं आपको समझा देती हूँ। उच्चरित भाषा की प्रकृति ये होती है कि अगर हमने कुछ बात बोल दी, जैसे दो व्यक्तियों में संप्रेषण हो रहा है, दो व्यक्ति बातचीत कर रहे हैं, अब उन दोनों ने बातचीत की, कुछ टाइम बाद हो सकता है वो लोग वो बातें भूल जाए। तो इस तरह से उच्चरित भाषा जो होती है उसका जो अस्तित्व होता है वो समाप्त हो जाता है अगर वो भूल जाते हैं। अगर वो नहीं भी भूलते तो उसमें वो अगर किसी दूसरे को वो बातें बताएंगे तो कुछ ना कुछ चेंज हो जाता है। तो इस तरह से उस उच्चरित भाषा की जो प्रकृति होती है वो स्थिर नहीं होती है, वो अस्थायी होती है। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हमारा लिखित भाषा। तो लिखित भाषा की प्रकृति उच्चरित भाषा से अलग होती है। लिखित भाषा जो होती है वो लिखी जाती है और उसकी प्रकृति जो होती है वो स्थायी होती है, स्थिर होती है, उसको बदला नहीं जा सकता है। जब भी हम कुछ चीज लिख देते हैं तो वो एक दस्तावेज का रूप ले लेता है, वो एक दस्तावेज बन जाता है। तो इसलिए ज्यादातर लोग जो है वो लिखित भाषा पर ज्यादा भरोसा करते हैं, क्योंकि उच्चरित भाषा जो है वो बदल भी सकती है, लेकिन लिखित भाषा को हम आसानी से नहीं बदल सकते हैं। लिखी गई चीज जो है आसानी से नहीं बदली जा सकती, इसलिए लिखित भाषा ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। महत्वपूर्ण तो दोनों भाषाएं हैं, बोलना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और लिखित भाषा इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि कोई चीज हम बदल नहीं सकते लिखी, अगर वो लिखी गई हो तो। इसका आधार जो होता है व्याकरण, दस्तावेज का रूप, औपचारिकता। इसमें जो है लिखित भाषा की जो प्रकृति होती है उसमें व्याकरण का खासतौर पर ध्यान रखा जाता है, व्याकरण के नियमों का ध्यान रखा जाता है। दूसरी बात ये होती है कि दस्तावेज का रूप ले लेती है लिखित भाषा। दस्तावेज का रूप क्यों ले लेती है? जब कोई चीज लिखी गई है तो वो एक डॉक्यूमेंट बन जाती है, दस्तावेज का रूप ले लेती है, जिसे हम आसानी से चेंज नहीं कर सकते हैं। थर्ड है औपचारिकता। तो लिखित भाषा में जो है औपचारिकता का खास ध्यान रखा जाता है। जैसे हम नॉर्मली बातचीत कर रहे होते हैं बोलकर, वैसी बातें हम लिखित भाषा में नहीं लिख सकते हैं। लिखित भाषा में हम औपचारिकता का ध्यान रखते हैं। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, आगे हम जानेंगे उच्चरित भाषा और लिखित भाषा के भेद। तो इसमें काफी सारे भेद है, मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं पेंसिल से। एक एक पॉइंट वाइज हम करेंगे, ये सब हेडिंग्स लिख रखे हैं मैंने, जो अभी हम आगे भी देखेंगे। हमारा फर्स्ट पॉइंट यानी कि प्रयोगात्मक इकाई, उसके बारे में हम जानेंगे, जो हमारा यहाँ पर लिखा हुआ है। तो योगात्मक इकाई हमारी फर्स्ट हेडिंग और फर्स्ट पॉइंट है, जिसमें हम जानेंगे कि बोलचाल की भाषा या उच्चरित भाषा में ध्वन्यात्मक इकाइयों का प्रयोग किया जाता है। तो बोलचाल की भाषा जो होती है उसमें कुछ ध्वन्यात्मक इकाइयों का प्रयोग किया जाता है, जबकि लिखित भाषा में लेखनीय इकाइयाँ। अब लेखनीय इकाइयाँ कौन सी इकाइयाँ हो जाती हैं? जैसे कि विराम चिन्ह वगैरह। और ध्वन्यात्मक इकाइयाँ उच्चारण अवयवों, उच्चारण प्रयत्न, मुख विवर, उच्चारण अवयवों का संचालन वायु के दबाव और उतार चढ़ाव के साथ जुड़ता है। तो हम किस तरह से बोल रहे हैं, उच्चारण का हमारा क्या प्रयत्न है, हमारी मुंह के क्या मतलब विवर बन रहे हैं, कैविटी किस, ओरल कैविटी किस प्रकार की है, उच्चारण अवयवों के संचालन हम किस तरह से कर रहे हैं, और वायु के दबाव से उतार चढ़ाव हमारी भाषा में किस प्रकार से आ रहा है। तो ये हमारी ध्वन्यात्मक इकाइयां हो जाती हैं। दूसरा पॉइंट है हमारा, ये जो प्रयोगात्मक इकाइयां है इसके दो पॉइंट है, ध्वन्यात्मक इकाइयां और लेखनीय इकाइयां। तो पहला पॉइंट हमने देख लिया ध्वन्यात्मक इकाइयां, सेकंड है लेखनीय इकाइयां, इसके बारे में देखते हैं। लिखित भाषा के अंतर्गत उच्चरित ध्वनियों का लिखित चिन्हों द्वारा अंकन किया जाता है। इस प्रकार उच्चरित ध्वनि प्रतीकों के लिए अलग अलग लिपि या फिर चिन्ह निर्धारित किए जाते हैं, जैसे कि विराम चिन्ह। आप विराम चिन्हों से मैं आपको समझाती हूँ। अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा दिखा रहा है कि वो कुछ प्रश्न पूछ रहा है तो वहां पर हम ऐसे प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। ऐसे ही अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा खुश है, एक्साइटेड है, तो वहां पर अगर हम कुछ ऐसी चीज लिख रहे हैं कि वो बहुत खुश है, एक्साइटेड है, तो वहां पर हम एक्सक्लेमेशन मार्क या फिर विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। जब हमारी बात समाप्त हो जाती है तो हम वहां पर पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं।
तो इस तरह से जो है विराम चिन्ह जो होते हैं लिखित भाषा के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जिससे व्यक्ति को हमारी बात समझ में आ पाती है दूसरे व्यक्तियों को। अब सेकंड पॉइंट है हमारा, जो हम आगे देखेंगे, भाषा का रूप। तो भाषा का रूप किस प्रकार का होता है वो देखते हैं। बोलचाल की भाषा या स्पीच गतिशील, वैविध्यपूर्ण और स्थायी अस्थायी होती है। उच्चरित भाषा का रूप का कार्य श्रोता वक्ता श्रोता की उपस्थिति में वार्तालाप संपन्न करना है। बोलते समय हमारे मन में श्रोता या श्रोतावर्ग विद्यमान रहता है। तो जब भी हम कोई स्पीच देते हैं वो गतिशील होती है, वो रुक नहीं पाती, वो चलती जाती है, आगे चलती जाती है। ऐसा तो नहीं है कि हम रुक रुक के उसको मतलब रुक रुक के बोल रहे हैं और कोई व्यक्ति लिख रहा है, वो गतिशील होती है। हम ऐसे इस तरीके से बोल रहे होते हैं कि कोई भी हमारी बात को नोट नहीं कर सकता है। तो लिखी नहीं जा रही होती है, वो गतिशील होती है, वैविध्यपूर्ण होती है और अस्थायी होती है। मतलब वो अगर हमने एक बार बोल दी तो फिर वो वहीं पर ही समाप्त हो जाती है। जो हमारे वक्ता यानी कि जो लोग बोल रहा है, जो श्रोता है, श्रोता वर्ग या फिर श्रोता जो लोग हमारी बात सुन रहे हैं उन तक वो पहुंच जाती है, वो वहीं पर ही समाप्त हो जाती है। अगर हम भूल गए या फिर वो भूल गए तो वो पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। बोलते समय जो है हमारे मन में श्रोता या फिर श्रोता वर्ग होना चाहिए। श्रोता वर्ग, श्रोता होने से क्या मतलब है? मतलब ये है कि जो लोग हमें सुन रहे हैं, हमें उनकी स्थिति का, उनकी एज का, उनके जेंडर का, उनके समय का, इन सब चीजों का ख्याल रखना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति के पास समय नहीं होगा तो वो हमारी बात ध्यान से नहीं सुनेगा, और वो ध्यान से नहीं सुनेगा तो हमारा जो संप्रेषण होगा वो सफल नहीं हो पाएगा। तो इसलिए हमें किसी भी व्यक्ति की जो बात होती है उसका उसके समय का ध्यान रखना चाहिए, और उस साथ ही साथ उसकी एज का और उसके जेंडर का भी ध्यान रखना चाहिए। अगर हम कुछ भी बात किसी से भी बोलेंगे तो ऐसे समझ नहीं आएगी किसी को बात। दूसरा है लिखित भाषा का रूप। तो लिखित भाषा के रूप की प्रकृति स्थिर, स्थायी और एक रूपी होती है, उसको बदला नहीं जा सकता है, वो स्थिर हो जाती है। जैसे कि लिखित भाषा रूपों को लिखने वाला व्यक्ति या लेखक पाठक से दूर होता है, लेकिन फिर भी वो पाठक के मन की जो बात होती है उसको समझता है, उसको पता होता है कि उसके जो पाठक वर्ग है उनको किस प्रकार की बात समझ आती है, या फिर वो किस तरह के चीजें जो है पसंद करते हैं, पढ़ना पसंद करते हैं। तो ये होती है हमारी लिखित भाषा और उच्चरित भाषा का रूप। यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि वक्ता श्रोता तक अपनी बात किस तरह से पहुंचाता है। तो वक्ता को श्रोता तक अपनी बात पहुंचाने के लिए एक संदर्भ होता है और कोड होता है। कोड का इस्तेमाल करता है, इनकी भाषा का इस्तेमाल करता है। दूसरा है संदेश। संदेश जो पहुंचाता है श्रोता तक, वो किस भाषा में पहुंचा रहा है और उसका क्या संदर्भ है। तो ये इस तरह से जो है वो अपनी बात पहुंचा देता है। अगर उसको लिखित भाषा में पहुंचाना होता है वो लिखित भाषा में पहुंचा देता है, उच्चरित भाषा में पहुंचाना होता है उच्चरित भाषा में पहुंचा देता है बोलकर, तो श्रोता समझ जाता है। नेक्स्ट पॉइंट रहेगा हमारा भाषा की प्रकृति। तो भाषा की प्रकृति किस प्रकार की होती है? जो अभी मैंने ऊपर बताया आपको, लिखित भाषा की प्रकृति होती है स्थायी, उच्चरित भाषा की प्रकृति होती है अस्थायी। स्थायी होने से हमारा तात्पर्य ये है कि जिस विषय पर भी कुछ लिखा जाता है वह एक दस्तावेज बन जाता है, यानी डॉक्यूमेंट बन जाता है। तो इस तरह से लिखित भाषा की प्रकृति स्थायी होती है। अगर हमने कुछ लिख दिया तो वो स्थायी हो गया, वो एक दस्तावेज बन गया है। जबकि उच्चरित भाषा में अगर हम मौखिक रूप से कुछ बोलेंगे तो वो बाद में हम भूल भी सकते हैं, और जो व्यक्ति सुन रहा है वो भी भूल सकता है। तो इस तरह से वो अस्थायी हो जाता है। अब फोर्थ पॉइंट है भाषा क्षेत्र। तो लिखित भाषा जो होती है उसका क्षेत्र जो होता है वो काफी व्यापक होता है। व्यापक क्यों होता है और किस तरह से होता है? क्योंकि हम उसे काफी सालों तक समेट कर रख सकते हैं, काफी समय तक उसको रख सकते हैं। तो इसलिए जो हमारा उच्चरित लिखित भाषा का क्षेत्र होता है वो काफी व्यापक हो जाता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। काफी व्यापक होता है और वो विस्तृत होता है। ये विस्तार इसे शक्ति संपन्न बनाता है। हम इसे बार बार भी पाठन कर सकते हैं। मतलब कि ये जो विस्तार होता है उसको शक्तिशाली बनाता है। इसको हम बार बार पढ़ सकते हैं, 1000-2 साल तक हम उसको समेट कर रख सकते हैं, सुरक्षित रख सकते हैं। लेकिन जो उच्चरित भाषा या फिर वाक संप्रेषण होता है, वाक संप्रेषण जब मैंने आपको पहले बताया, उच्चरित भाषा का ये रूप होता है जो हम बोलते हैं फिर कहते हैं, वाक का मतलब होता है। तो वाक संप्रेषण का क्षेत्र जो होता है वो सीमित होता है। मौखिक संप्रेषण मात्र कान तक की सीमा तक ही हो सकता है। मतलब हमने किसी से कोई बात कही, उसने सुनी, वो वहीं पर समाप्त हो जाता है, उसकी सीमा वहीं तक होती है। जबकि लिखित भाषा को हम काफी समय तक, काफी सालों तक सुरक्षित रख सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट है भाषा व्यवस्था। तो भाषा व्यवस्था किस प्रकार से होती है? लिखित भाषा वह भाषा व्यवस्था है जिसे सतर्कता के साथ प्रस्तुत किया जाता है। इसलिए इसकी संरचना अधिक सुगठित, मानकीकृत और एक रूपता लिए होती है।
तो लिखित भाषा को हम सतर्कता के साथ प्रस्तुत करते हैं। जैसे कि हम बोलकर बातें करते हैं, वैसी बातों का हम प्रयोग नहीं कर सकते हैं उसमें, क्योंकि बोलने में तो हम कुछ भी बोल देते हैं, हमें बाद में याद भी नहीं रहता कि हमने क्या क्या बोला। लेकिन लिखित भाषा जो है, क्योंकि वो एक दस्तावेज बन जाता है एक बार लिखने के बाद, तो हमें उसमें इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करते हैं जिससे कि वो सही दिखाई दे, उसकी संरचना अच्छी हो, सुगठित हो और एक रूप तलीय हो, इसमें कुछ गलत शब्दों का प्रयोग ना हो जिससे सुनने वाले को या फिर पढ़ने वाले को कुछ बुरा लगे। तो इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं हम, काफी अच्छी भाषा का प्रयोग करते हैं, सतर्कता लिए हुए होती है और औपचारिक होती है वो भाषा। मौखिक संदेशवाहक की सीमा के कारण थोड़ा बहुत बदल भी जाता है। तो संदेशवाहक की सीमा जो होती है कभी कभार वो बदल भी जाता है। कुछ व्यक्तियों को आपने सुना होगा, अगर उनकी कुछ लड़ाई हो जाती है, वो लड़ाई में कुछ बात बोल देते हैं, बाद में उनसे पूछा जाए तो वो उस बात को पलटकर झूठ बोलकर कुछ और बना देते हैं। तो इस तरह से मौखिक संदेश जो होता है वो बदल भी सकता है। आगे ही हमारे 5th पॉइंट के ही है ये पॉइंट भी, लिखित भाषा की इकाइयां। ये जो हमने अभी देखा भाषा व्यवस्था, उसी के आगे का ही है ये पॉइंट। लिखित भाषा की इकाइयां जैसे वाक्य, उपवाक्य, पदबंध, अनुच्छेद, विभिन्न विराम चिन्ह होते हैं। तो लिखित भाषा की सभी इकाइयां होती है, जैसे कि वाक्य हो गए, उपवाक्य हो गए, पदबंध हो गए, अनुच्छेद हो गए, विराम चिन्ह हो गए, ये सब लिखित भाषा की इकाइयां होते हैं। जबकि बोलचाल की भाषा या फिर मौखिक भाषा में सहजता, स्वाभाविकता तथा तीव्रता उत्पन्न होती है। तो यही सब इसकी इकाइयां होती हैं। मौखिक भाषा की इकाइयां सहजता, स्वाभाविकता, तीव्रता होती है, जबकि लिखित भाषा की इकाइयां उपवाक्य, वाक्य, पदबंध, अनुच्छेद, विराम चिन्ह, ये सारी चीज होती है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। 6th पॉइंट है हमारा भाषा संरचना। तो भाषा की संरचना किस प्रकार की होती है? लिखित भाषा की संरचना में हम हमेशा एक क्रमबद्धता दिखाई देती है, परंतु बोलचाल की भाषा में आपको प्रायः ये क्रम विखंडित लगेगा। तो एक क्रमबद्धता होती है लिखित भाषा में, जबकि बोलचाल की भाषा में जो है क्रमबद्धता नहीं होती। हम कुछ भी बोल देते हैं, कोई भी बात कहीं भी बोल देते हैं, फिर उसके बाद जैसे हमने कुछ बात बोली, उसका पहला वाला पॉइंट जो हमें बोलना था वो हमने नहीं बोला, उसके आगे की बात बोल दी, फिर हम दोबारा से उसके पहले वाला पॉइंट बोल देंगे, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब हम कुछ चीज लिख रहे होते हैं तो उसमें क्रमबद्धता का होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, और यही हमारी भाषा की संरचना होती है। 7 पॉइंट देख लेते हैं, ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आप 7 पॉइंट के बारे में बात करेंगे हम। अंतराल, तो भाषा का अंतराल किस प्रकार का होता है, ये हमारा 7 पॉइंट है। बोलचाल की भाषा तो परस्पर आदान प्रदान की होती है, परंतु लेखन में तो लेखक को ही इस अंतराल के विषय में पूर्ण संभावना कर चलना पड़ता है। तो बोलचाल की भाषा जो होती है आदान प्रदान की होती है, मतलब कि जो हमने बोला दूसरे सामने वाले ने सुना, फिर उसका जवाब दिया। तो इस तरह से हमारी बोलचाल की भाषा या फिर संप्रेषण सफल हो जाता है या फिर असफल हो जाता है, अगर कोई सामने वाला सही नहीं सुन रहा होता है तो। परंतु लेखन में लेखक को इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि उसको किस तरीके से अपनी बात लिखनी है, कितना टाइम लेना है कि बस सामने वाले को समझ में आ सके। तो इस तरह से ये सब लेखक पर डिपेंड करता है, जो भी चीज लिख रहा होता है लिखने वाला। ऐसे प्रतिक्रिया, लेखन में मौखिक भाषा की तरह तुरंत प्रबलन की अवकाश नहीं रहता। लिखित भाषा में असंदिग्धता तथा अनेकात्मता के लिए अवकाश बना रहता है। तो प्रतिक्रिया, जो मौखिक भाषा होती है उसमें तो तुरंत प्रतिक्रिया हो जाती है। प्रतिक्रिया मतलब कि फीडबैक। तो मौखिक भाषा में जो बोलने वाले व्यक्ति होते हैं, उनका जो सामने से कोई बोल रहा होता है और हम सुन रहे होते हैं, हम उसका तुरंत ही फीडबैक दे देते हैं, फौरन से फीडबैक दे देते हैं, प्रतिक्रिया दे देते हैं। लेकिन जो लिखित भाषा होती है उसका जो फीडबैक होती है फिर प्रतिक्रिया होती है, वो फौरन नहीं हो पाती है, उसके लिए टाइम लगता है। जैसे कि हमने आपको कोई मैसेज किया, तो आप लोग जब मैसेज करेंगे पलटकर, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। ऐसे ही जैसे पुराने टाइमों में होता था, किसी व्यक्ति ने किसी को, अपने रिश्तेदार को पत्र लिखा, अब वो पत्र उसके पास पहुंचने में भी टाइम लगेगा, फिर वो पत्र पढ़ेगा, फिर वो दूसरा पत्र लिखेगा। तो इस तरह से पहले काफी ज्यादा होता था, ऐसा काफी टाइम लग जाता था संप्रेषण होने में। लेकिन आज के समय में लोग मैसेजेस करते हैं व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम पर, इंस्टाग्राम पर, इन सब चीजों पर मैसेजेस करके तुरंत कर लेते हैं। लेकिन पहले टाइम में प्रतिक्रिया जो होती थी वो इतनी ज्यादा जल्दी नहीं होती थी। अब हमारा 9 पॉइंट है विशिष्ट बात का महत्व। तो लेखन में प्रायः उस वाक्य को रेखांकित कर दिया जाता है। विशिष्ट बात जो होती है वो लेखन में रेखांकित कर दी जाती है। जैसे कि हमारी कोई इंपॉर्टेंट बात है, आपने भी स्कूल में किया होगा ये सब, या फिर कॉलेजेस में आप भी करते होंगे। जो इम्पोर्टेंट बात होती है उसको हम इस तरीके से अंडरलाइन कर देते हैं।
ठीक है। लेकिन जो मौखिक भाषा होती है उसमें आवाज में तेजी लाकर व्यक्ति को बताया जाता है, आवाज में तेजी लाकर। जैसे कि हम नॉर्मल कोई बात बोल रहे हैं, अब हमें कुछ खास बात बतानी, तो हम उसमें आवाज में तेजी लाएंगे, उसको स्लो स्लो पढ़ेंगे, रुक रुक कर जमा जमा कर बोलेंगे, तो वो हमारी मौखिक भाषा में जो है विशिष्ट बात को हम इस तरह से रख सकते हैं। जबकि लिखित भाषा में हम अंडरलाइन करके रख सकते हैं अपनी बात को। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा और लास्ट पॉइंट है जटिल वाक्य। तो जटिल वाक्य के बारे में देख लेते हैं। हिंदी में भी अनेक उपवाक्यों से मिलकर बने जटिल संयुक्त वाक्य लेखन में तो देखे जा सकते हैं, पर बोलचाल की भाषा में इनका प्रयोग नहीं के बराबर होता है। तो जो जटिल वाक्य होते हैं वो लेखन में हम प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन मौखिक रूप में जब हम कुछ बोल रहे होते हैं बोलचाल में, तो वो उनका प्रयोग हम नहीं करते जटिल वाक्यों का। तो ये जो टॉपिक्स हैं हमारे फिनिश हो गए हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स।